यूएसए के B1 B2 वीजा कैटेगरी के बारे में मैंने बताया था कि B1 और B2 वीजा होते क्या हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक वीडियो बताई कि यूएसए का वीजा रिजेक्ट क्यों हो जाता है। तो इन दो वीडियोस को देखने के बाद मेरे काफी सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें DS-160 के बारे में बताएं, उसको फिल कैसे करना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म का पर्पस क्या होता है, और ये एक ऐसा फॉर्म आपने बताया था कि इसी फॉर्म के ऊपर आपका वीजा अप्रूव डेट डिपेंड करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली इन सारे सवालात के अगर आपको जवाब चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने का पर्पस ये होता है कि कोई भी इंटरलिंक्ड इंफॉर्मेशन होती है तो वो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि बात करेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए के B1 B2 वीजा कैटेगरी के बारे में मैंने बताया था कि B1 और B2 वीजा होते क्या हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक वीडियो बताई कि यूएसए का वीजा रिजेक्ट क्यों हो जाता है। तो इन दो वीडियोस को देखने के बाद मेरे काफी सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें DS-160 के बारे में बताएं, उसको फिल कैसे करना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म का पर्पस क्या होता है, और ये एक ऐसा फॉर्म आपने बताया था कि इसी फॉर्म के ऊपर आपका वीजा अप्रूव डेट डिपेंड करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली इन सारे सवालात के अगर आपको जवाब चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने का पर्पस ये होता है कि कोई भी इंटरलिंक्ड इंफॉर्मेशन होती है तो वो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आए। और अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप लोगों को समझ नहीं आती या कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी है तो मेरा इंस्टाग्राम ID आ रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में आएगी। अब यूएसए के DS-160 फॉर्म है क्या। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूएसए में जो B1 B2 वीजा की कैटेगरी है, इसके लिए हम DS-160 फॉर्म फिल करते हैं। तो DS-160 फॉर्म का ये मतलब होता है, जितने भी मैं बातें करूंगा उनको मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हैं। तो जो B1 B2 वीजा की कैटेगरी है उसमें मैंने बताया था कि आप लोग एज अ टूरिस्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, और बिजनेस पर्सन जो है वहां पे जाना चाहते हैं, कोई एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। या वो लोग B1 B2 में अप्लाई कर सकते हैं जिनको पहले किसी तरह से वीजा मिला हुआ है, वो ड्रॉप बॉक्स के थ्रू इस वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। या जो लोग वहां पे कुछ फैमिलीज रहती हैं, वो कोई अपनी फियांसी को स्पॉन्सर करना चाहता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पाउस वीजा के थ्रू, या कोई भी रिलेटिव्स है तो वो अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो वो B1 B2 वीजा की कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब जब इस वीजा की कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक नॉन इमिग्रेंट्स ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट्स फॉर्म जो है ना वो फिल करना पड़ता है, जिसको कहते हैं DS-160। जो DS-160 फॉर्म है ये नॉन इमिग्रेंट्स के लिए है। जो नॉन इमिग्रेंट्स वो वाले इमिग्रेंट्स हैं जिनको टेम्परेरी स्टे, जिनको शॉर्ट स्टे या टेम्परेरी स्टे की कैटेगरी में रखा जाता है। अब सर टेम्परेरी स्टे, शॉर्ट स्टे में क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडियन पासपोर्ट है उनको ये वीजा मिलता है 10 ईयर्स के लिए, लेकिन आफ्टर 6 मंथ उनको वहां से एग्जिट लेना पड़ता है। द सेम एज इट इज पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये वीजा मिलेगा 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, लेकिन आफ्टर 6 मंथ आपको वहां से एग्जिट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस वीजा को जब हम अप्लाई करते हैं तो DS-160 फॉर्म को क्या हम लोगों ने किसी फॉर्म का प्रिंट लेके फिल करके बाई हैंड सबमिट करना होता है? बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फॉर्म का जो मतलब है वो है कि ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट्स फॉर्म, जिसको हम कहते हैं DS-160 फॉर्म। तो इसको आपने ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि उस जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया होगा, आप कोशिश करें उसका कोई प्रिंट ले लें या फिर उसकी पिक्चर्स लेके अपने पास रिकॉर्ड में सेव करके रख लें, ताकि आपको जो भी आपने इंफॉर्मेशन पुटअप की हुई है, राइट की हुई है, वहां पे फिल की हुई है, आपके दिमाग में वो फीड हो जाए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि 100% टू बी वेरी ऑनेस्ट है कि वो फॉर्म फिल किया करें। समटाइम आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपने इसको कैसे छुपाना है, वो चीज वीजा ऑफिसर के सामने क्लियर हो जाती है, जिससे फिर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो जहां पे एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यह है जो पूछी जा रही थी कि जो DS-160 फॉर्म है ये कितनी देर तक वैलिड होता है या कितनी देर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जब आप ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं उस दिन से लेके 30 डेज की ब्रैकेट आपके पास होती है। आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, सपोज टू बी के
आज की डेट में, तो आप काउंट डाउन कर लें जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, उस दिन से लेके 30 डेज की ब्रैकेट में आप लोगों के पास एक टाइम होगा। उन 30 डेज के अंदर अंदर जो है ना, वो आपने अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा यूएसए के वीजे के लिए। अब इसके बाद एक और यहाँ पे बात आ जाती है कि जब आपने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो वो फॉर्म कितनी देर तक वैलिड रहता है। इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी अपॉइंटमेंट। अब देखें, इंडिया में, पाकिस्तान में एम्बेसी अपॉइंटमेंट मिलती नहीं, पूरा साल नहीं एम्बेसी अपॉइंटमेंट मिलती, तो इट कैन बी वैलिड फॉर अ ईयर। एक साल के लिए ये फॉर्म वैलिड रहता है, एक साल के लिए वैलिड होता है। अब पॉइंट नंबर 4 ये है कि इस फॉर्म को फिल करते हुए हमें कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। फॉर्म के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है और वो भी जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया है कि आपने कौन से कॉलम में कौन सी चीज को लिखना है, कौन से कॉलम में कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। वो एक डिटेल वीडियो है, वो भी होपफुली कुछ देर के बाद अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये DS 160 के बारे में है कि अगर आप इसको फिल करना चाह रहे हैं तो उस फिल करने से पहले आपको जिन बातों का खास ख्याल रखना है वो कौन सी बातें हैं। तो जब भी आप DS 160 फॉर्म फिल करें तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि वो फॉर्म लेके, उसका कोई प्रिंट लेके, ऑनलाइन फॉर्म का, या फिर आप लोगों को काफी सारा उसके ऊपर गूगल करेंगे तो फॉर्म मिल जाएंगे, PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो उनमें आप पहले प्रॉपर प्रिपरेशन करें। अदरवाइज आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाए, उनके पास एक फॉर्मेट पड़ा होता है, वो फॉर्मेट की कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। उसकी काफी सारी पहले प्रैक्टिस करें कि हमने कौन सी चीज को किस तरह से लिखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो देयर इज अ चांसेस यू कैन ड्रॉ एरर। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोग जो है ना वो उसमें एरर दे देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है सर, जब आप वो चीज एक दफा फिल करके सबमिट कर देते हैं तो आप उसको चेंज भी करना चाहते हैं तो आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस। ये DS 160 फॉर्म में ये हो सकता है कि कोई पीछे से प्रॉपर कमांड देके उसको चेंज ना किया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अब इसका एक और नुकसान क्या है, आपने एक चीज लिखती थी, वो आपने कुछ गलत लिख दी या किसी भी तरफ से गलत लिख दी, इंटरव्यू में अगर वही चीज आपसे पूछी जाएगी तो वो दोनों चीजें मिसमैच कर जाएंगी। तो कोई भी इंटरव्यू में ऐसी चीज आपने नहीं बतानी या आपने फॉर्म में ऐसी चीज फिल नहीं करनी जो मिसमैच करेगी। मैं यहाँ पे एक ट्रिक और एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी लोग यूएसए का फॉर्म फिल करते हैं, वो जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया जाता है इंटरव्यू के दौरान। अब वो क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, सपोज टू बी कि आपने लिखा कि मैंने 2017 से 2018 में कोई जॉब नहीं की, ठीक है। अब 2018 से ऑनवर्ड आपने जॉब स्टार्ट की, तो वीजा ऑफिसर से आपसे ये पूछ सकता है कि क्या आप 2017 में ये एक्टिविटी कर रहे थे, आपको नहीं समझ आएगी, या वो किसी भी तरह से इस बात को किसी दूसरे वे में कर सकता है, घुमा सकता है। तो ये बात इस तरह से वो पूछने का उसका पर्पस ये था कि आपने फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो राइट है या रॉन्ग है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, उसको मैं शॉर्ट करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके माइंड में एक पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फिल कर रहे हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है वहां पे जाने का, आप किस पर्पस के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो ये जो पर्पस है आपका वहां पे जाने का ये बहुत क्लियर होना चाहिए। सपोज टू बी वो आपसे ये पूछ लेता है कि आप क्यों यूएसए में जा रहे हैं, आपने उसका आंसर किया। अब वो पूछ लेता है कि आप कहां पे स्टे करेंगे, आपका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए कि आप कहां पे उसमें स्टे करेंगे। और ये सारी चीजें आपको DS 160 से मैच करनी चाहिए। अगर ये DS 160 से मैच नहीं करती, कोई भी एक चीज ऐसी आपने वहां पे बता दी है और जो DS 160 से मैच नहीं करती, तो वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। एक लास्ट पे एक पॉइंट बता देता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो यूएसए का वीजा है वो ऑलरेडी जब आप पेपर सबमिट करते हैं, DSA का फॉर्म सबमिट करते हैं, DS 160 की मैं बात कर रहा हूं, तो डिसीजन हो जाता है। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, डिसीजन आपके इंटरव्यू के ऊपर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आप ये चीज पॉइंट नोट कीजिएगा कि अगर वो डिसीजन पहले से हो चुका होता है तो कुछ लोगों का एडमिन रिव्यू पे चला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर चला जाता है। वो क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे चला जाता है, क्योंकि वीजा ऑफिसर क्लियर नहीं होता और उसको सीनियर वीजा ऑफिसर की हेल्प चाहिए होती है, या उसके जो ऊपर टॉप लेवल पे लोग बैठे होते हैं उसकी मैनेजमेंट में, उनकी हेल्प चाहिए होती है डिसीजन लेने में कि वेदर ही शुड अप्रूव द वीजा और रिजेक्ट द वीजा। तो इस वजह से ये जो आपके माइंड में बातें आती हैं इधर उधर से सुन के कि जी पहले से डिसीजन हो चुका होता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वीडियो काफी सारी लंबी हो रही है सर, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।